हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के भूगोल को पढ़ेंगे। तो भूगोल की किताब का क्या नाम है? हमारे संसाधन। हमारे संसाधन के अध्याय 2 में है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो इस पाठ के शुरुआत में 2 बच्चे की कहानी है, उसकी जीवनी दी गई है। पहला बच्चा जो झारखंड की है उसका नाम है बुधनी, और दूसरी जो है पंजाब की है उसका नाम है गुरमीत। तो चलिए दोनों कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके बीच कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है। तो पहले जो घटना है उसमें क्या है, झारखंड के एक छोटे से गांव में बुधनी अपने माता पिता एवं 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है। कौन रहती है? बुधनी। कहाँ रहती है? झारखंड में। तो उसका परिवार पास के जंगल से दातून, पत्ते, लकड़ियां, जंगली फलों जैसे केंदू, बेर, जामुन को इकट्ठा करके बाजार में बेचकर अपना भरण पोषण करता है। ठीक है। और जो बुधनी भी जो है वो अपनी माँ की मदद करती है इन सब कामों में। उसका परिवार घर के आसपास की पथरीली भूमि पर केवल, उसकी आसपास की भूमि कैसी है? पथरीली भूमि है। और केवल बरसात के मौसम में वो भी सिर्फ मोटा अनाज, मक्का, रागी जैसे अनाज ही उगा पाता है, जो साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और इतना कम उपज होता है क्योंकि मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, पथरीली है। तो जो मक्का या फिर रागी उगाया जाता है वो इतना नहीं होता कि साल भर चल जाए। तो उनका क्या है, जो आर्थिक स्थिति है बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, क्योंकि उनके पास संसाधन कम है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं है। और दूसरी घटना है गुरमीत कौर की, जो पंजाब के एक छोटे से गांव में रहती है। कौन है? गुरमीत कौर। कहाँ रहती है? पंजाब में। गांव की जमीन समतल एवं उपजाऊ है। उसके पिता के पास 10 एकड़ का एक फार्म हाउस है। और उसकी पंजाब की जो जमीन है कैसी है? समतल है और उपजाऊ है। वहाँ जो भी लगाया जाता है बहुत अच्छी तरह से होता है। और जो गुरमीत के पिता है उनके पास 10 एकड़ जमीन भी है। जमीन का एक फार्म हाउस है जिसमें धान, गेहूं के साथ साथ दूसरे फसलों का भी उत्पादन होता है। और उनके जो पिताजी हैं वो आधुनिक विधि से खेती करते हैं। तो फार्म हाउस में फलों का एक बागान भी है और एक डेयरी फार्म भी है। तो कितनी सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि वहाँ की जमीन क्या है? समतल है, उपजाऊ है, तो वहाँ फसल अच्छा होता है। साल भर खाने के बाद भी उनका फसल क्या होता है? बच जाता है, जिससे वो बाजार में बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कर लेते हैं। और उनके पापा के पास बहुत ज्यादा जमीन भी है, वो आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, जिससे क्या होता है? उपज भी बहुत अच्छा होता है। और साथ ही उनका फलों का बागान है, डेयरी फार्म है, जिससे बहुत ज्यादा उनके पापा का इनकम हो जाता है। तो गांव में एक नहर भी है और सिंचाई के लिए नहर सुविधा भी है, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। और गुरमीत प्रतिदिन स्कूल भी जाती है। तो इस तरह से देखिए ना, गुरमीत और बुधनी के जो जीवन में है कितना ज्यादा अंतर है, उनके रहने के स्थानों में, परिवार का जीवन में, और वहाँ रहने वाले जगह के मृदा में, जल में, प्राकृतिक वनस्पति में भी बहुत ज्यादा भिन्नता है। तो बुधनी और गुरमीत भारत के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके परिवार के जीवन व्यतीत करने में भी बहुत अंतर है। यह विभिन्नता किसके कारण होती है? भूमि की गुणवत्ता के कारण, मृदा के कारण, जल के कारण, प्राकृतिक वनस्पति जैसे संसाधन की विभिन्नता के कारण भी होता है। तो चलिए हम आज देखते हैं संसाधन तथा उनके उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं आगे। तो पहला पॉइंट क्या आ जा रहा है? भूमि या लैंड। ठीक है, भूमि या लैंड। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है।
ठीक है। पृथ्वी का लगभग कितना है, 30% भाग भूमि है और बाकी रहा 70%, तो वो क्या है, महासागर है, जल है। ठीक है, तो ये आप पहले ही जानते हैं। फिर भी भूमि का सभी भाग आवास योग्य नहीं है, और जितनी भूमि है वह सारी भूमि आवास योग्य नहीं है, मतलब रहने के लायक नहीं है। तो उसके क्या कारण है, क्योंकि भूमि क्या है, भूमि और जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के विभिन्न स्थानों में जनसंख्या का जो वितरण है वो समान नहीं है, असमान है। तो उसका क्या कारण है, उबड़ खाबड़ जमीन, पहाड़ी जमीन, दलदल, मरुस्थल और सघन वन क्षेत्र जो है वो विरल एवं निर्जन है। वैसे जगहों में लोग कम रहते हैं जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, दलदल है, रेगिस्तान है या फिर उबड़ खाबड़ जगह है, वैसे जगह में कम लोग रहते हैं। और उपजाऊ मैदान या नदी घाटी में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। जहाँ मैदानी भाग है वहाँ क्या है, कृषि के लिए अच्छा भूमि है, उपजाऊ भूमि है। तो वैसे जगहों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप ही क्या है, राजस्थान का थार मरुस्थल जो है या फिर झारखंड का जो सारंडा वन है, सारंडा क्या है, बहुत ज्यादा घना वन है, जिसके कारण वहां भी जनसंख्या कम है। और राजस्थान का थार मरुस्थल क्या है, वहाँ चारों तरफ रेत ही है, खेती संभव नहीं है। तो वैसे जगहों में भी जो जनसंख्या का जमाव है बहुत कम पाया जाता है। जबकि गंगा के मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे उपजाऊ जमीन है, वहां खेती संभव हो पाता है। अब देखिए भूमि का उपयोग, ये तो हो गया भूमि, 30% ही भूमि है, वो भी सभी जो जमीन है वो रहने लायक नहीं है, कृषि लायक नहीं है। अब है भूमि का उपयोग। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या है, संसाधन है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों के लिए और उद्योगों को स्थापित करने के लिए। तो किसी भी क्षेत्र का जो भूमि उपयोग है वो भौगोलिक तथा मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। तो भौगोलिक कारक क्या है, वहाँ का स्थल भाग, जलवायु और मिट्टी। और मानवीय कारक क्या है, जनसंख्या और टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। तो किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ दिया है, विश्व एवं भारत में भूमि उपयोग प्रतिशत में है। ठीक है, तो विश्व में कृषि योग्य भूमि है 11% और चारगाह मतलब पशुओं को चराने लायक भूमि है 26% और वन क्षेत्र कितने हैं, 31%। और बाकी दूसरे कामों के लिए जो जमीन बची है वो है 32%। ये किसका है, वर्ल्ड का, विश्व का। अब देखिए भारत में क्या है, भारत में कृषि योग्य भूमि कितना है, 57%, 57%। और चारगाह भूमि कितना है, 4% या 4%। और वन योग्य भूमि, वन भूमि कितनी है, 22% और अन्य भूमि है 17%। मतलब कृषि योग्य भूमि भारत में 57% है, 57% है। तो ऊपर दी गई सारणी के आधार पर, जो ऊपर दिया गया है ये सारणी, इसके आधार पर एक दंडारेख आप बना सकते हैं। दंडारेख क्या है, उसको ग्राफ में दिखाना, एवं विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत का जो भूमि उपयोग है उसका तुलना भी कर सकते हैं। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामूहिक भूमि में बांटा गया है। ठीक है, भूमि भी है तो कुछ भूमि क्या है, निजी है, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, और कुछ भूमि ऐसे हैं जिसमें पूरे समुदाय का अधिकार है। तो निजी भूमि में व्यक्ति का अधिकार होता है, जबकि सामुदायिक भूमि में समाज का अधिकार होता है। अब जनसंख्या और उनकी मांग सदैव क्या होती है, बढ़ती रहती है। जनसंख्या जितनी होगी उसकी मांग भी उतनी बढ़ेगी भूमि की, लेकिन जो भूमि है वो क्या है, सीमित है। जनसंख्या चाहे कितनी भी अधिक हो जाए, लेकिन क्या है, जो भूमि की संख्या, भूमि की मात्रा है वो क्या है, सीमित है। और इस सीमित भूमि उपलब्धता के बावजूद इसका उपयोग भी विभिन्न कार्यों में होता है। जैसे भूमि उपयोग का एक भाग बंजर भूमि भी का भी होता है। बंजर भूमि मतलब वैसी भूमि जहाँ पर किसी तरह की खेती नहीं होती है।
देखिए यहाँ पे एक जो चार्ट दिया गया है, इसमें दिया गया है ये 23% कृषि योग्य भूमि है। यहाँ देखिए हरे रंग से दिखाया गया है, और ये हल्के हरे रंग से जो दिखाया गया है ये वन भूमि है। और उसके बाद लाल, यहाँ पे लाल रंग से दिखाया चारागाह भूमि है, ये पड़ती भूमि है। पड़ती भूमि कितनी है? ये 26% और अन्यान्य 21%। ठीक है, ये झारखंड में जो कृषि भूमि उपयोग है उसका प्रतिशत है। ये विश्व का था, ये भारत का था, और उसी तरह क्या है यहाँ पे झारखंड का दिखाया गया है। झारखंड में भूमि उपयोग का प्रतिशत, तो कृषि योग्य भूमि 23%, वन भूमि कितना है 29%, और चारवा भूमि 1%, पड़ती भूमि 26% और जो अन्यान्य है 21%। तो जो उपलब्ध हमारे भूमि है उसमें से भी एक भाग क्या है? बंजर भूमि है। बंजर भूमि मतलब उसमें कुछ भी उपजता नहीं है, जबकि दूसरा भाग जो है गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि है, और पूरी सभी भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होता। जो बंजर भूमि में पहाड़ों की चट्टानें, सूखी हुई भूमि, मरुस्थलीय भूभाग शामिल किया जा सकता है, और गैर कृषि कार्यों के लिए जो भूमि का उपयोग होता है वो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप बस्तियों का निर्माण करने के लिए, सड़क निर्माण के लिए जो क्या हुआ गैर कृषि कार्य में उपयोग हो रहा है, रेलगाड़ी के लिए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिकरण के लिए, फैक्ट्रियां बैठाने के लिए और व्यापारिक क्रियाओं के लिए भी ऐसे भूमि का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? आज जो भूमि का उपयोग है प्रतिरूप में साफ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लंबे समय से लगातार भूमि संरक्षण के साथ साथ इसके प्रबंधन की भी अवहेलना करते आए हैं, और इसके साथ साथ हम भूमि के उपयोग हेतु अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप भी करते आ रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि भू संसाधन के जो निम्नीकरण है वो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इससे क्या हो रहा है कि जो भूमि है उसका क्षय होते जा रहा है, उसका जो ऊपरी परत है वो कटते जा रहा है, और उपजाऊपन, भूमि का जो उपजाऊपन है वो भी कम होता जा रहा है। आज वन भूमि एवं कृषि योग्य जो भूमि है वो बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। क्या किया जा रहा है? वनों को काटकर उसमें सड़कें बनाई जा रही है, घर बनाने के लिए उपयोग में किया जा रहा है, या फिर दूसरे औद्योगिक क्रियाओं के लिए भी किया जा रहा है, जिससे वन की संख्या कम हो जा रही है। और वनों का जब मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा? बारिश कम होगा, बारिश कम होगा तो भूमि का क्या होगा? जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कृषि नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो क्या है, ये जो वन है ये हमारे क्या है? बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, और इसको क्या हो रहा है? नष्ट होने से क्या होगा? खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण में गंभीर आपदा आ सकती है। इसलिए वनों का संरक्षण या फिर कृषि योग्य भूमि का संरक्षण बहुत आवश्यक है। संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है। क्या क्या किया जा सकता है? इसके लिए वन रोपण किया जा सकता है, और बहुत ज्यादा जो चारण होता है, मतलब पशुओं को चराया जाता है, उस पर रोक लगाया जा सकता है। क्या होता है, यदि वन नहीं रहेंगे तो वन क्यों आवश्यक है? वर्षा के लिए या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। तो क्या है कि जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को अपने जड़, उसकी जड़ फैली रहती है चारों तरफ पेड़ की, और वो मिट्टी को कस के पकड़े रहते हैं। या फिर जो घास भूमि होती है वो भी, जो घास होती है वो मिट्टी को पकड़े रहती है, जिससे बारिश होने पर भी मिट्टी कटकर नहीं बह पाता। लेकिन यदि वन नहीं रहेंगे या फिर पशुओं को बहुत ज्यादा चरा दिया जाएगा, घास खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा? बारिश का पानी जैसे ही नीचे गिरेगा तो जो मिट्टी का ऊपरी परत है वो बहाकर ले जाएगा, और सबसे ऊपरी परत जो है वही उपजाऊ होता है। और रासायनिक कीटनाशकों का कम प्रयोग कर, उर्वरकों का कम उपयोग कर, खनन के बाद जो खाली खदान होगा उसको भर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? मिट्टी का जो निम्नीकरण है, मृदा का निम्नीकरण कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इन सामान्य उपायों के माध्यम से हम काफी हद तक भूमि का संरक्षण कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं भूमि संरक्षण के तरीके, भूमि संसाधन के संरक्षण के तरीके। तो पहला क्या है, वन रोपण, पेड़ों को लगाएंगे, ठीक है, वन को काटने से रोकेंगे और पौधों को लगाएंगे। ये सबका दायित्व है कि हमको अपने प्रकृति की रक्षा के लिए पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। दूसरा क्या है, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का कम उपयोग। क्या है, रासायनिकों का जब हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो क्या होता है, उससे मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और एक नुकसान होता है, जब ये बहकर किसी जलाशय में चला जाता है या फिर मिट्टी में मिल जाता है तो क्या होता है, वहां पर उगने वाले पौधे को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जलाशयों में जो मछली है, तो इससे क्या होता है, एक श्रृंखला जो बनी हुई है प्रकृति में उसको बाधा पहुंचता है। इसके बाद है अतिचारण पर रोक। बहुत ज्यादा जो पशुओं को चराने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो जगह दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो घास क्षेत्र होते हैं, पशु क्या करते हैं, घास को ज्यादा चरने से क्या होता है, वो घास के साथ उसके जड़ को भी उठा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो घास क्षेत्र होता है वो समाप्त होता रहता है और जिसके कारण मिट्टी जो होती है वहाँ की ढीली पड़ जाती है और बारिश के पानी के साथ वो भाग कर चली जाती है, जिससे भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। अब है खनन के बाद खाली खदानों को भरना। और जो खनन के बाद जो खाली खदान है उसको भी लेवल करके भर देना चाहिए। यदि वो नहीं भरा जाएगा तो उसके जो किनारे की मिट्टी है बारिश के साथ वो बहती हुई ले जाया जाएगा, जिसके कारण भी मृदा का निम्नीकरण होगा। अब देखिए मृदा, यहाँ दिया है सॉयल, ठीक है। मृदा किसे कहते हैं, जो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं, मृदा, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मृदा कहलाती है, जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है। उसी में पौधे जितने भी उर्वरक चीज हैं वो क्या है, ह्यूमस जो है वो क्या होगा, मिट्टी के ऊपरी परत में ही पाई जाती है। और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों और जैव पदार्थों से होता है और यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो मृदा के प्रकार स्थलाकृतियों से तथा मृदा की उर्वरता जैव पदार्थों एवं खनिजों के मिश्रण से निर्धारित होता है। तो मृदा के निर्माण के कारक, मृदा किस तरह से बनता है, उसके कौन कौन से कारण हैं वो देखते हैं अभी। मृदा निर्माण के कारक, तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक हैं सैलों का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृतियां, जैव पदार्थों की भूमिका तथा मृदा संगठन में लगा समय, ठीक है। और अलग अलग स्थानों में ये कारक अलग अलग होते हैं, इसलिए जो मृदा की गुणवत्ता है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये प्रमुख कारण है, जलवायु, स्थलाकृतियां, सैल का स्वरूप, ये सारे मृदा निर्माण के कारक हैं। अब आगे देखिए मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या है, मृदा की ऊपरी परत के आधार चट्टान तक 3 संस्तरण होते हैं जिनका रंग और संगठन अलग अलग होता है। ये देखिए चित्र में दिख रहा है ना, मृदा परिच्छेदिका। हाँ, इस चित्र में जो दिख रहा है मृदा परिच्छेदिका है, तो सबसे ऊपर में क्या है, जहां पर पौधे उगते हैं वो है ह्यूमस और वनस्पति का ऊपरी परत, ठीक है। जो ऊपरी मृदा है क्या है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ है। और उसके बाद क्या है, देखिए ये जो भूरे रंग से दिख रहा है ये क्या है, बालू है, गाद है, क्ले के साथ उपमृदा। ये ऊपरी मृदा हो गया, उसके बाद है उपमृदा। अब देखिए उसके नीचे क्या है, कितने अलग अलग लेयर है ना सब मिट्टी के, तो उसके नीचे जो लेयर है वो है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ और उससे नीचे जो है ये देखिए मोटे मोटे कंकड़ दिख रहे हैं ना, ये है जनक चट्टाने। यही टूट टूट कर मृदा का निर्माण करते हैं। तो यही है मृदा परिच्छेदिका। इसे आप बना लेंगे, इस चित्र को आप बना लेंगे ताकि समझने में सुविधा हो। अब देखिए मृदा के इस संस्तरणों की अनुप्रस्थ काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, जो आपने ऊपर देखा है। मृदा का रंग आधार चट्टानों के रंग पर निर्भर करता है। जिस चट्टान से मृदा तैयार हुई है और मृदा का रंग भी वही होगा जो चित्र ऊपर में आप देख चुके हैं। तो इसमें सबसे ऊपरी परत में क्या दिखता है, ह्यूमस है,
ह्यूमस का निर्माण जीव जंतुओं और वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है और यही मृदा का सबसे उपजाऊ तत्व होता है। ठीक है, अब देखिए झारखंड में मृदा का वर्गीकरण। तो झारखंड की मृदा के बारे में देखते हैं। तो झारखंड का ज्यादातर जो हिस्सा है वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। किसका है? छोटा नागपुर पठार, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़कई एवं स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, तो ये झारखंड की नदियां हैं ब्राह्मणी, खड़कई, स्वर्णरेखा, कोयल, दामोदर। ठीक है, तो इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो क्या है? छोटा नागपुर का हिस्सा है। तो इसके जो जल क्षेत्र हैं ज्यादातर झारखंड में ही हैं। और मृदा के वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश की ज्यादातर जो भूमि है वो चट्टानों एवं पत्थरों के अपरदन से बनी है। टूटने फूटने से, चट्टानों और पत्थर के टूटने फूटने से ही बनी। झारखंड क्या है? पहाड़ी जगह है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पहाड़ है, मिट्टी जो है कंकड़ युक्त है, तो जिन्हें हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ की मिट्टी को हम किस तरह से बांट सकते हैं? देखिए, पहला है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी जो है ये ज्यादातर दामोदर घाटी या राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती। कहाँ पाई जाती? दामोदर घाटी क्षेत्र में और राजमहल क्षेत्रों में। इसके बाद दूसरा है माइका युक्त मिट्टी। दूसरा क्या है? माइका युक्त मिट्टी। यह कोडरमा, झुमरी तलैया, बड़का गांव, मादर पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती। कहाँ पाई जाती? झुमरी तलैया, बड़का गांव, मंदार पर्वत आदि क्षेत्रों में, कोडरमा आदि के क्षेत्रों में पाई जाती। और ये मिट्टी कैसी होती है? माइका युक्त होती है। और तीसरा नंबर है बालुई मिट्टी। ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती? हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती, बलुई मिट्टी। इसके बाद नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें गुणधर्म के, बालुई मिट्टी क्या है? इसमें छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं। काली मिट्टी क्या है? इसका रंग काला होता है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। ये मिट्टी रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्रों में एवं पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। जो लेटेराइट, ये लाल लाल मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी, रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में, संथाल परगना में और पूर्वी पश्चिम सिंहभूम में पाई जाती है। तो इस तरह से देखिए, आपने 5 तरह की मिट्टी पाई जाती है: लाल मिट्टी, माइका युक्त मिट्टी, बालुई मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। अब देखिए मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण क्या है? कि मृदा की उत्पादकता घटती है तो मृदा का निम्नीकरण होता है। क्या होता है? सामान्यतः मृदा का निम्नीकरण तब होता है जब मृदा अपरदित होती है। अपरदित मतलब उसके ऊपरी परत का बहकर चला जाना। तो मृदा में जल का अभाव होता है अथवा मृदा का प्रदूषण हो जाता है। किसके कारण? मृदा निम्नीकरण के कारण। तो मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक क्या क्या है? वनोन्मूलन, वन की बहुत ज्यादा कटाई, जिससे क्या हो रहा है? वन कम होते जा रहे हैं और मृदा का कटाव बहुत ज्यादा होने लगा है, जिसके कारण मृदा का जो स्तर है, ऊपरी परत है, वो बहाकर ले जाया जाता है। इसके बाद है अतिचारण। बहुत ज्यादा पशुओं के चारण से भी जड़ जो होते हैं, घास, वो क्या होते हैं? ढीले पड़ जाते हैं मिट्टी से और मिट्टी बहाकर ले जाई जाती है। इसके बाद है उर्वरक, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का बहुत अधिक उपयोग के कारण भी। नेक्स्ट 5वां नंबर है वर्षा दोहन। वर्षा के दोहन के कारण भी, वर्षा यदि कम होगा तो क्या होगा? मिट्टी सूख जाएगी और उसको हवा के द्वारा भी बहा कर ले जाई जाएगी। 5वां नंबर है भूस्खलन और बाढ़। कभी कभी क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर क्या होता है? मिट्टी के धंसने के कारण, पहाड़ के धंसने के कारण मिट्टी नीचे तरफ घिसकर उतर जाती है और पहाड़ खाली रह जाते हैं। या फिर बाढ़ के कारण भी, जिस जगह में बाढ़ होता है वहां के आसपास की जो मिट्टी होती है, खेत होते हैं, उसकी मिट्टी को वो बहाकर ले जाती है। तो इस तरह है मिट्टी के अपरदन या निम्नीकरण के ये कारण है। इसके बाद नेक्स्ट है मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या है? समुच्च रेखीय जुताई। तो इस विधि को कहाँ अपनाया जाता है? जहाँ ढालू क्षेत्र है या फिर समान ऊंचाई को, इसमें क्या होता है? मेड़ बांध दिया जाता है। मेड़ मतलब मिट्टी से
थोड़ा ऊंचा बनाकर घेर दिया जाता है। एक लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक जाता है तेजी से नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता है। लेकिन ना करके विभिन्न स्थानों में समता क्या होता है, धीरे धीरे उतरता है पानी, और यदि वो मेड़ नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये तेजी से पानी नीचे उतर जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना समुच्चय रेखीय जुताई, ये कहाँ होता है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचा जगह है, तो सीढ़ी नुमा एक के बाद एक खेत में मेड़ बना दिया जाता है, मिट्टी को ऊंचा करके घेर दिया जाता है। नेक्स्ट है रक्षक मेखला। तो जो तटीय प्रदेश है या शुष्क प्रदेश है, शुष्क मतलब गर्म जगह जहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है, तो तेज हवाओं को रोकने के लिए क्या किया जाता है, पेड़ों को कतार से लगा दिया जाता है, ताकि जो मिट्टी का जो अपरदन आवरण है उसको बचाया जा सके। और यदि तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, ऊपरी जो मिट्टी है वो बहा के ले जाएगी। एक तो गर्मी है, इसका मतलब मिट्टी सूखी हुई है, और यदि तेज हवा चलेगी तो बहा के ले जाएगी। तो इसके लिए रक्षक मेखला बनाया जाता है, मतलब पेड़ों का श्रृंखला बनाया जाता है, कतार से पेड़ लगाया जाता है, जिससे मिट्टी बहकर नहीं जाती है। इसके द्वारा जो मरुस्थलीकरण है उसके विस्तार को रोका जा सकता है। मरुस्थलीकरण मतलब क्या हुआ कि मिट्टी सूखकर वहां के पूरे मिट्टी को बहा के ले जाएगी, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, सूखकर मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यदि हम इसको लाइन से पेड़ लगा देंगे, हवा को रोक देगा वो पेड़, तो मिट्टी बहकर नहीं जाएगी। देखिए यहाँ चित्र 2.5 में है रक्षक मेखला, यहाँ पे लाइन से पेड़ लगाया गया है। यहाँ मिट्टी सूखी हुई है ना, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर पेड़ कतार से लगाए गए। इसके बाद है फसल अपवर्तन। 3 नंबर है फसल अपवर्तन। तो भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के क्रमिक उत्पादन के द्वारा मिट्टी को उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है। जैसे धान का खेत हुआ, धान के अथवा गेहूं के बाद क्या कर सकते हैं, दलहन अथवा चारे की फसल को उगाया जा सकता है, जिससे क्या होगा, मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट है नियंत्रित पशुचारण। जो पशुचारण है उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है, अपनाने के लिए घास में वृद्धि होगी, और साथ साथ जो मृदा का जो ऊपरी परत जो कट के बह के चल जाता है पानी के साथ, उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है झारखंड में मृदा अपरदन। तो झारखंड में मृदा का अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा के ऋतु आरंभ होने से पूर्व ही जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है, और इसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जो जुताई किया हुआ जो खेत है वो क्या होता है, सूख जाता है, और जब उस समय तेज हवा चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है, और जब भारी वर्षा होती है तब मिट्टी के साथ क्या होता है, पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी बहकर चली जाती है। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, यहाँ क्या होता है, जुताई कर दिया गया है, और क्या है, मिट्टी ढीली हो जाती है जब जुताई किया जाता है, और तो पानी के साथ वो बहकर चली जाती है, या फिर तेज हवा चलती है तो हवा के साथ चली जाती है, इसके बाद या फिर बहकर चली जाती है। तो इस तरह से झारखंड में भी मृदा का जो अपरदन होता है बहुत ज्यादा होता है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, और ये जो अपरदन है इसको कहते हैं चादरी अपरदन। जो ऊपरी चादर है उसको बहाकर ले जाता है, इसीलिए तो झारखंड में जो चादरी अपरदन है वो क्या है, बहुत गंभीर समस्या है। जो तीव्र ढाल वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है, पानी तेजी से उतरता है, तो क्या होता है, अपने साथ मिट्टी को भी, रास्ते में पड़ने वाले जितने मिट्टी है उसको भी बहा कर ले जाता है, और जिससे क्या होता है, अवनलिका अपरदन की समस्या। नाली जैसा क्या होता है, जहां से जिस रास्ते से पानी गुजरता है वो क्या करता है, तेजी से पानी को काटते हुए नीचे चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो ऊपरी मिट्टी है वो बहा कर ले जाई जाती है। और झारखंड कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें क्या है, बहुत ऊंचा नीचा क्षेत्र है। समतल होता तो शायद बहकर नहीं ले जाता मिट्टी, और क्या होता, पानी का जो वेग होता वो भी कम होता, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र ढालू होने के कारण पानी तेजी से नीचे उतर जाता है। तो आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे, और इसके जो कुछ भाग बच गए हैं उसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, और बार बार इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे तो आपका क्लियर भी होता जाएगा। आशा करती हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। थैंक यू।